जब लोहे के चने चप चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त। मगर उसके साथ साथ कुल पाजामे इतने छोटे हो गए कि बालिश्त बालिश्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे से ज़रा आगे ढलका कर ज़रा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ, ज़रा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू में ही नहीं, लटें फिसली पड़ती हैं, बाल बहे जाते हैं और मांग मांग तो गायब ही है। अगर माँ 8वीं रोज़ कड़वा तेल छिड़क कर मेढ़ियाँ न बांधें तो ज़िंदगी अजीरन हो जाए। को मुंह लिए कंगूरों के तबाक की तरह मुंडा मुंडा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है। जैसे किसी ने सर घोट के बालों के बवाल से ही निजात दिला दी। न जाने ये मेमे फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं। और पाँव पाँव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा तो जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जनों को सताती। आईने में नाक देखकर तो बस कह आने लगती, ये डबल निगोड़ा जैसा खूंटा। शज्जू की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जनों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी। जब उसकी शादी होगी तो बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर शबराती भैया आए थे। कैसे गौर से उसका मुंह तक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं नहीं देखी होगी। जुनूने जल्दी से कुछ पूछने के बहाने नाक ओढ़नी से छुपा ली। शबराते भैया झेप गए। समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये। काश वो सुलोचना होती या माधुरी का कज़न ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता, कुछ टोटा तो आ न जाता उसके ख़जाने में। अगर ज़रा वो गोरी ही होती और कामचोर कारीगर ज़रा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता के बगल में फोड़ा न निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना की खाट गोड़ी थी और खुरपिया तक न हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरैल में न जाने दिन में कई घंटे ऐंठती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूलना खाली अज इल्लत नहीं। जब कभी माँ पर यह बवाल छा जाता है, एक आध बहन या भाई रात भर रे करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियाँ बस दोपहर को सताती हैं। इस कान से उड़ाओ तो दूसरे पर आन मरे। वहाँ से उड़ी तो नाक में तनतनाए, वहाँ से नोचा तो आँख के कौवे में घुस जाती है। 2 घड़ी भी न हुई होगी कि दुपट्टा के छेद में से अलगार बोल दिया और ऊपर से माँ टकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ शबराती को रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुड़ाती छींके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर शबराती भैया लाल चारखाने का अंगोछा खींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उसकी अधमिची आंखों और उलझे बालों पर पड़ रही थी। वो रोटी रुख के पास ही घुटने पर ठोड़ी रखकर गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डनड़ों और रानों की मछलियां हर छपाक के साथ उछलती थीं। शबराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े नेवाले साग की कमी का गिला करते हुए निगलने लगे। पाड़ी, उन्होंने सूखी रोटी के मोहित नेवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नू ने घबरा कर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गरूर से अहकाम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी। शबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला, तुम खेत जाओगे। वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे। वो गरूर से एक अमीक डकार लेकर बोला, ओह नक रहने दो। वो चली। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी। शबराती ने प्यार से डांटा। शबराती को क्या, उसके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं। ऐसे भी क्या चोट चपेट। छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गठे को बचोर कर गड्डियाँ बनाने लगी।
हटो हम कुट्टी कर दें। शबराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मज़ा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गड़ासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफ़ा कहो तो सुनते ही नहीं। ला उधर गड़ासा। वो गड़ासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गड़ासे के नीचे बिछाकर बोले, ले अब करो कुट्टी, मार दो। हटाओ कि हम सच्ची मार दें। वो गड़ासा तौल कर बोली, जैसे सचमुच मार ही देती। मार, तेरे कलेजा में बूता हो तो मार देख। और वो जो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई ज़बरदस्ती थी उनकी? अब मारते क्यों नहीं? शबराते भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होठ दूर तक फैल गया। गड़ासा छीन लिया गया और जन्नों खिसिया गई। न जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीना पर पसीने में डूबे घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसे फुर्तीली होती हैं। जन्नू का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां भी खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके ज़रा ज़रा से भाई बहन। वो मोटी से मोटी रोटी ख्वाह कितनी ही जली और अधकचरी क्यों न हो, चुटकियों में हज़म कर जाते थे। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी ना थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट मिले कूल्हे पर लादे या दूध पिलाती गुजारती। माँ क्या थी, एक ख़जाना थी जो कमी नहीं हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गलाजत फैलाने के लिए तैयार कर दिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकारना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुअज़्ज़ज़ बीवियाँ ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीज़ें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगीं। मोटी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खपरैल के कोने में तान कर मां लिटा दी गई। बच्चों ने मिमियाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और ख़ुद माँ को निहायत ही पेचदार गालियाँ देने लगा, जिनका मफ़हूम जन्नों किसी तरह न समझ सकी। शबराती भैया 2-1 गालियाँ जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नू माँ के चिंगाड़े सुनती रही। उसका कलेजा हिल जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थी। जन्नू को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है और एक नामालूम दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो एक सुर्ख गोश्त के लोथड़े को गूदड़ में रखा देखकर कतई फैसला ना कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो माँ ने गुज़िश्ता शब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरी गलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों की गोबर की सड़ांध बची कुची सानी की बू के दरमियान फटी हुई गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेट जाते। फटी हुई रुई के गट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसट कर एक दूसरी में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेसर व सामानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नत्थु मोती के कूल्हे में काट खाता और कुछ नहीं तो शबराती ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियाँ देती तब ज़रा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर। किसी को अपने जिस्म का होश ही नहीं रहता, पैर कहीं तो सर कहीं। बाज़ वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा च्यों भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकाल कर चीखती और फरियादी भी सूर कर ही रह जाता। और जन्नो तो सबसे बड़ी थी, मगर
जन्नू को खूब मालूम हो गया कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कितनी ही सड़ांध आए, जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मज़े से लौटता है, और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नू को देकर दाई से पेट मलवाने कोठड़ी में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पोशीदा बात करती होती, तो वो भैया को गोद में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती, मगर उसका जी मितलाने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू, वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा, और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूँछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी यही खमेरी गलगला लकड़ी का खंबा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम ब्रह्मणा गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाए, इतना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है, और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर शबराते भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहले ही धुतकार में सो जाते, पर जन्नू पड़ी पड़ी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेख्तियार होकर लिपट जाती। शबराते भैया कब आएंगे अम्मा? उसने एक दिन माँ से पूछा। बैसाख में उसका ब्याह है, अब वो ससुराल ही रहेगा, माँ गेहूं पटकती हुई बोली। अरे, उसे किस कदर हैरत हुई। घसीटी चाचा के ब्याह में बस क्या बताया जाए, क्या मज़ा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल। सुर्ख टोल की दुपटिया वो किस शान से 8 दिनों तक ओढ़े फिरी थी। जब तो शबराते भैया ने उसकी क्या ज़ोर से चुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसे धरी थी, फिर ब्याह भी तो अभी दूर था, पर न जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ भी नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ ना होता तो वो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी रहता। माँ उसके झोंटे पकड़ कर हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार ही रहती। पानी भरते में उसे कई दफ़ा चक्कर आ गया, और एक दफ़ा तो वो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजो की कमर लचक जाती है, माँ ने दोहत्तड़ मार कर कहा, और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरी में गिरी, और बस घिसटा ही करती थी। अरे तुझे ये क्या हो गया रांड? माँ ने उसे पज़मुर्दा देखकर पूछ ही लिया, और वो उसे बेतरह टटोलने लगी। जन्नू की बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी, ये किसका है? उसने उसकी चोटी उमेट कर कहा। क्या? जन्नू ने डर कर पूछा। अरे यही तेरी करतूत, बच्चा बनती जाती है मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नू को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी न मारा होगा, और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्देखोर, बता तो आखिर कुछ। वो थक कर जन्नू को फिर पीटने लगी, और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। रात को उसने अपने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर आंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वो साथ साथ शबराते भैया को क्यों गड़ासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भराया। दोस्तों, अभी आप इस्मत चुगताई की कहानी जवानी सुन रहे थे। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए आप अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर, और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।